नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी कहानी अर्थ, परिभाषा और स्वरूप जानेंगे हम। ये बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस है उसका हम पहला वीडियो कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हिंदी कहानी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और उसका स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले हम जब प्रश्न तैयार करेंगे तो एक भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हम बताएंगे कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहानी में क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कौन से तत्व होते हैं। प्राचीन काल से ही कहानी का संबंध किससे रहा है? मानव से रहा है। कहानी का जो रूप हमें आज देखने को मिलता है वह उसके हजारों वर्षों के आरोह अवरोह के कारण ही है। यानी कहानी ऐसे तो नहीं है ना कि अचानक से हमारे सामने आ गई। प्राचीन काल से ये जो विधा है वो शुरू हुई। दादी नानी की कहानियाँ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वही उतार चढ़ाव के साथ हिंदी साहित्य में शामिल हो गई। जिस प्रकार मानव सभ्यता धीरे धीरे परिवर्तित होती गई यानी विकास होता गया, उसी प्रकार धीरे धीरे कहानी का रूप भी बदलता चला गया। कहानी किसी घटना, तथ्य, कल्पना या जीवन के किसी पहलू का वर्णनात्मक विवरण है। कहानी किस पर आधारित है? किसी घटना पर आधारित हो सकती है, किसी तथ्य पर आधारित हो सकती है, कोई कल्पनात्मक उसमें समावेश किया जा सकता है, या जीवन का कोई भी पहलू जिसका विवरण किया गया हो, वर्णन किया गया हो, वो क्या है? कहानी है। यह लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन करती है और पात्रों के विचारों और कार्यों को दर्शाती है। देखिए, जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं? पात्र होते हैं और उनके विचार होते हैं, जिससे कि वो कथा आगे बढ़ती है। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षा या किसी विशेष भाव को व्यक्त करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। कहानी मानव जीवन की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, यानी सबसे मजबूत माध्यम हम कहानी को कह सकते हैं, क्योंकि जब कहानी किसी विषय को लेकर समाज में आती है तो समाज के लोग उससे प्रभावित होते हैं और उसे अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। अब जानते हैं यहाँ परिभाषा के माध्यम से। उपेंद्र नाथ अश्क की ये परिभाषा है। इनके अनुसार कहानी क्या है वो हम देखेंगे। ये कहते हैं कि कहानी उतनी ही प्राचीन है जितनी यह मानवीय सृष्टि, यानी मानव का जन्म जितना, मानवीय संसार जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन कहानी है। प्राचीन काल से ही कहानी का संबंध मानव से रहा है। नानी और दादी प्राचीन काल से कहानियाँ कहती रही हैं। कयन या श्रवण की है, कहना और सुनने की यह प्रवृत्ति के साथ ही आदिम काल भी संबद्ध है। आदि मानव ने सृष्टि की क्रीड़ा में जब अन्योन्मील किया होगा तब उसे स्वाभाविक विस्मय हुआ होगा, तब कहानी का जन्म हुआ। तो इनके कहने का अभिप्राय ही क्या है कि जब से मानव सृष्टि है, मानव सृष्टि की क्रीड़ा में, उसके विकास में जब से नैनोन्मिलन किया होगा, किसने? मानव ने, तब से उसे स्वाभाविक आश्चर्य तो हुआ होगा, लेकिन तब से ही कहानी का जन्म भी हुआ है। तो यहाँ पर मानव का जीवन, मानव सृष्टि और कहानी, इसको अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं कहानी की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा यहाँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में ये क्या कहते हैं कि निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिखा गया एक नाटकीय आख्यान है कहानी। आख्यान से अभिप्राय क्या है? कहानी। तो कहानी क्या है? एक निश्चित लक्ष्य उसमें होता है, उसी को ध्यान में रखकर एक नाटकीय यानी नाटक पूर्ण तरीके से कोई कथा कहना ही क्या है? कहानी है। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी इस बारे में कहते हैं कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या किसी एक अंग को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। लेखक को उसके चरित्र, उसका कथा विन्यास, उसकी शैली, सभी उसी एक भाव को पुष्ट करने होते हैं। चार्ल्स वेरेट कहते हैं कि एक लघु वर्णनात्मक रचना कहानी है। कहानी में वास्तविक जीवन को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मनोरंजन करना कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किसके माध्यम से किया जाता है? कहानी के माध्यम से। बाबू गुलाब राय का कथन है कि स्वतः पूर्ण रचना है एक छोटी कहानी, अपने आप पूरी हो जाती है। कहानी में एक दिन यह व्यक्ति केंद्रित घटना का आवश्यक लेकिन अप्रत्याशित ढंग से पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहल पूर्ण वर्णन हो। यानी कहानी में क्या होना चाहिए? एक दिन होना चाहिए, यानी समय कम हो, व्यक्ति केंद्रित घटना जो जरूरी घटना है
उसको लेकर पात्रों पर प्रकाश डालने वाला जो कौतूहलपूर्ण चित्रण है वो क्या है, कहानी है। एडगर एलिन पो क्या कहते हैं कि कहानी एक बैठक में पढ़ा जा सकने वाली छोटी आख्यानात्मक रचना है। कहानी इसलिए लिखी जानी चाहिए कि पाठक पर एक समन्वित प्रभाव को उत्पन्न करे और अतिरिक्त तत्वों को कुछ न हो, फिर अपने आप में पूर्ण हो। यानी अन्य तत्वों को लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अपने आप में अपने पाठकों को एक पूर्ण रचना लगे और उस पर प्रभाव डाले। किस पर? पाठकों पर प्रभाव डाले समन्वित रूप से। अब जानते हैं कि कहानी का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ। देखिए, कहानी 19वीं सदी में विकसित विधा है। किस रूप में? देखिए, वैसे तो कहानी मानव सृष्टि से जुड़ी हुई है जब से मानव संसार है, लेकिन हम यहाँ कहानी का उद्भव और विकास देख रहे हैं विधा के रूप में। यानी साहित्य में कहानी का विकास कहाँ से हुआ, साहित्य में इसका विकास कहाँ से हुआ और ये कैसे विकसित होती चली गई, उसके बारे में हम जानेंगे। कहानी की यात्रा हिंदी तक अंग्रेजी से बंगला भाषा के जरिए पहुंची। देखिए, सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो कहाँ आए थे? बंगाल पर उन्होंने अधिकार किया था। अंग्रेजों ने बंगाल के लोगों को अपने साहित्य से प्रभावित किया, तो बंगाल के लोगों ने अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा। अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के बाद उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसी अंग्रेजी साहित्य के आधार पर बंगला में उसकी रचना की, यानी बंगला भाषा में उसकी रचना की। और बंगला भाषा से प्रभावित होकर वो साहित्य किस भाषा में आया? हिंदी भाषा में उसका आगमन हुआ। तो इस तरह से क्रमानुसार विकास चलता रहा। तो यहाँ पर कहानी की यात्रा हिंदी तक कैसे आई? अंग्रेजी से बंगला भाषा के जरिए वो हिंदी में पहुंची। मानव जन्म के साथ कहानी का जन्म भी हुआ। कहानी सुनना और कहना मनुष्य का आदिम स्वभाव बन गया, यानी प्राचीन काल से ये उसका स्वभाव रहा है। हमारे समाज में कहानियों की बड़ी लंबी परंपरा रही है। इसी कारण से हर एक सभ्य और असभ्य समाज में कहानी पाई जाती है। कहानी लेखन के तत्वों की अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः 6 तत्वों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले क्या है? कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है, देश काल, भाषा शैली और अंतिम क्या है? उद्देश्य। कहानी के लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कथा वस्तु। देखिए, कथानक या कथा वस्तु कहानी के ढांचे को कहा जाता है। ये कहानी का केंद्र है। कहानी के ढांचे के बिना कहानी की रचना नहीं की जा सकती। कल्पना करना भी असंभव है। इसके आरंभ, आरोह, चरम स्थिति तथा अवरोह 4 अंग है। देखिए, आरंभ क्या होता है? जहाँ से एक कहानी शुरू होती है, ये पहला जो कदम है वो क्या है? कहानी का आरंभ है। धीरे धीरे कहानी अपनी गति प्राप्त करती है, यानी वो पाठक के मन में अपना प्रभाव छोड़ती है। तो वो कौन सा? दूसरा चरण कौन सा है? दूसरा चरण है आरोह। उसके बाद चरम स्थिति पर पहुंचती है, यानी जब पाठक उस कहानी से बंध जाता है, जुड़ जाता है, वो क्या है? उसकी चरम स्थिति। उसके बाद क्या है? कहानी का अवरोह, यानी फिर से कहानी एक धरातल पर आने लगती है और इसी के साथ चौथा अंग भी पूरा होता है। वो कौन सा होता है? अवरोह। यानी ये 4 अंग है जिसके माध्यम से कहानी की कथा वस्तु आगे बढ़ती है। पहले उसमें उसकी शुरुआत होती है, फिर वो गति प्राप्त करती है, उसके बाद चरम पर पहुंचती है और फिर उसका एक अच्छा समापन उसका हो जाता है, यानी वो अवरोह की ओर जाती है। तो इस तरह कहानी का विकास या कथा वस्तु का विकास होता है। अगला जो इसका तत्व है वो कौन सा तत्व है? वो है पात्र और चरित्र चित्रण। प्रत्येक कहानी में, चाहे वो कोई भी कोटि की कहानी क्यों ना हो, उसके चरित्र चित्रण का सबसे भारी योगदान होता है। जीवन में हमें 2 प्रकार के चरित्र दिखाई देते हैं। एक तो वे जिनका चरित्र निर्विवाद रूप से किसी एक दिशा में झुका रहता है, यानी एक ही विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं। दूसरा वे जिनके चरित्र में अंतर्द्वंद्व की प्रधानता रहती है, जिनके विचारों में कशमकश चलती रहती है। साहित्य के क्षेत्र में देखें तो स्थिर चरित्र को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, उसमें तो अंतर्द्वंद प्रधान चरित्रों को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसी से कहानी में रोचकता और गति आती है। पाश्चात्य विद्वान कौन है? हडसन है। हडसन ने इस तथ्य को समर्थित करते हुए लिखा है कि कहानी में चरित्र का उद्घाटन मात्र किया जाता है, जबकि उपन्यासों में चरित्र का विकास दिखाया जाता है।
प्रेमचंद ने भी लिखा है। देखिए उपन्यास क्या है, एक बड़ी रचना है, कहानी से बड़ा आकार है, तो उसमें उन चरित्रों का विस्तार होता है, लेकिन कहानी में क्या है, केवल उद्घाटन होता है। प्रेमचंद कहते हैं कि वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता, केवल उसकी तरफ इशारा भर कर देता है। यानी उन चरित्रों की तरफ केवल इशारा करता है, उसके व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं करता, और वो इशारा ही पाठक के हृदय में उस चरित्र को उतारता है। कहानी में देखें तो प्रमुख रूप से 2 प्रकार के पात्रों का समावेश किया जाता है। एक होता है प्रमुख पात्र, दूसरा कौन से होते हैं, गौण पात्र। जो प्रमुख पात्र हैं ये कहानी की जान है, इसके माध्यम से ही जो पूरी कहानी है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और जो गौण पात्र हैं ये प्रमुख पात्रों को और ज्यादा सशक्त बनाते हुए कहानी को आगे ले जाने में, उसको रोचक बनाने में सहायता करते हैं। प्रमुख पात्रों के माध्यम से कहानी पूर्णता प्राप्त करती है, वह गौण पात्रों के माध्यम से कहानी में गत्यात्मकता और रोचकता उत्पन्न हो जाती है। अगला जो हमारा यहाँ पर तत्व है वो क्या है, कथोपकथन या संवाद योजना। देखिए संवाद कहानी में विशेष महत्व रखता है। कहानी में संवाद के द्वारा पात्रों के मनोभावों और मानसिक अंतर्द्वंद को प्रकट किया जाता है। संवाद देश, काल, पात्र, परिस्थिति, घटना, भाव आदि के अनुकूल होने चाहिए किसी भी कहानी में। इसके साथ साथ ये संक्षिप्त भी हो, ध्वन्यात्मक और अभिनयात्मक होने चाहिए, तर्कयुक्त होने चाहिए, कौतूलोद्दीपक होने चाहिए, कौतूल को उद्दीप्त करने वाले, वक्रोक्ति प्रधान, चुटीले और प्रवेगपूर्ण संवादों का प्रयोग कहानी में होना चाहिए। पात्रों के चरित्र को उभारने वाले और कथा वस्तु के विकास में योगदान देने वाले संवादों की ही कहानी में आवश्यकता होती है। संवाद के माध्यम से आवश्यक विराम, गति, यति आदि का भी उचित ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संवादों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वह सक्रियता और सजीवता के साथ साथ कहानी में सौंदर्य विधान करने की क्षमता भी रखने वाली हों, यानी उसमें सक्रियता भी बनी रहे और सजीवता भी बनी रहे। अगला जो हमारा तत्व है वो क्या है, देशकाल और वातावरण। देशकाल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है। देशकाल कहानी में क्या लाते हैं, वास्तविकता आती है देशकाल से। अगर हम किसी समय विशेष का चित्रण कर रहे हैं और वो उसके अनुसार नहीं है तो क्या होगा, कहानी में रोचकता नहीं आएगी। वातावरण वास्तव में दर्शक के मस्तिष्क पर पड़ने वाला वह प्रभाव है जो देश, काल और व्यक्ति के पारस्परिक अनुरूपता से उत्पन्न होता है। यानी जब उसमें सामंजस्य होता है तो वातावरण विशेष रूप से उत्पन्न होता है और वो पाठक को प्रभावित या पाठक या दर्शक को प्रभावित करता है। वातावरण में सामान्यतः 3 पक्ष हो सकते हैं। एक, वह जो हमारी इंद्रिय विशेष को प्रभावित करके उद्दीप्त करता है। दूसरा, वह जो हमारी कृत्रिम सौंदर्य अनुभूति की वृत्ति की परितृप्ति करता है। और तीसरा, वह जो हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत करता है। तो ये बात आपको यहाँ विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है कि वातावरण में मुख्यतः कितने तत्व होने चाहिए, 3 तत्व होने चाहिए। एक तो वह जो हमारी इंद्रियां क्या है, जैसे हमारा आंखें हैं, नाक है, कान है, हमारी चमड़ी है, तो यानी उसमें उत्तेजना आ जाती है। दूसरा, वह हमारी जो कृत्रिम सौंदर्य अनुभूति की वृत्ति उसको परितृप्त करता है। यानी हमारे मन में जो एक भाव आता है कृत्रिमता के प्रति, सुंदर चीज़ें देखने के लिए हमारे मन में जो एक जिज्ञासा बनी रहती है उसको तृप्त करता है। और तीसरा, वह हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत करता है, यानी वास्तविक भाव को भी जगाने का काम देशकाल और वातावरण करता है। प्रत्येक कहानी में उपयुक्त 3 प्रकार में से किसी न किसी प्रकार के वातावरण का निर्माण अवश्य रहना चाहिए। उसके बाद 5वां तत्व है भाषा शैली। देश काल के अनुसार भाषा शैली को कहानी में सजाया जाता है। प्रस्तुतिकरण में कलात्मकता लाने के लिए भाषा शैली की बहुत ज़रूरत होती है। भाषा में शब्दों का चयन, वाक्य संरचना, भाषाई उपकरण शामिल होते हैं, जबकि शैली में क्या होता है, लेखक की विशिष्ट आवाज़, लहजे और लेखन या भाषण में अभिव्यक्ति पर वो केंद्रित होती है। क्या, शैली। कहानी लेखन में 5 प्रकार की शैलियों को मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। पहली क्या है, ऐतिहासिक शैली। दूसरी आत्मकथन प्रधान शैली। तीसरी संवादात्मक शैली। चौथी क्या है, पत्रात्मक शैली। और 5वीं क्या है, डायरी शैली। तो कहानी लेखन में इन शैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है उद्देश्य।
प्रत्येक कहानी के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कहानी केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह लोगों को एक सुखद अनुभव प्रदान करती है, नैतिक मूल्यों और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है और उन्हें सामाजिक मुद्दों या मानवीय भावनाओं के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। तो ये 6 तत्व हैं जो एक कहानी को सशक्त कहानी बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और किसी कहानी की लेखन प्रणाली को पूर्णता प्रदान करते हैं, जिससे कि जो पाठक हैं वो प्रभावित हो पाते हैं। अब जानते हैं कहानी के प्रकार कितने हैं। देखिए, मुख्यतः देखें तो 2 प्रकार की कहानियां होती है। एक तो वो जो वास्तविक कहानियां हैं, दूसरी कौन सी, जो कल्पनाओं से युक्त कहानियां हैं। कहानियों का वर्गीकरण अगर देखें इन दोनों के आधार पर तो कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। धार्मिक कहानियां होती हैं, ऐतिहासिक कहानियां, सामाजिक कहानियां, यथार्थवादी कहानियां, आदर्शवादी कहानियां, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान कहानियां और समस्या प्रधान कहानियां। यानी कहानियों को इन भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले अगर देखें धार्मिक कहानियां सदाचार से संबंध रखती है और रामायण तथा महाभारत जैसी धार्मिक कहानियां हमारे समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित इन्होंने किया है। तो ये कौन सी कहानियों में शामिल है, ये धार्मिक कहानियां हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक कहानियां। इतिहास की घटनाओं पर आधारित होती है ऐतिहासिक कहानियां। इनमें राजनीति, इतिहास का वर्णन किया जाता है। उसके बाद है सामाजिक कहानियां। इसमें देखिए नाम से स्पष्ट है, तो समाज की समस्याओं को चित्रित किया जाता है। समाज के रीति रिवाज क्या है वो विशेष तौर पर इस कहानियों में शामिल किए जाने वाली घटनाएं या मूल तथ्य है। उसके बाद है यथार्थवादी कहानियां। इन कहानियों में जीवन का यथार्थ जो जैसा देखा वैसा ही चित्रण इसमें किया जाता है। 5वीं क्या है, आदर्शवादी कहानियां। आदर्शवादी कहानियां आदर्श प्रधान होती है। क्या कारण है, क्या करना है, नहीं करना है, इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या करणीय और क्या करणीय नहीं है, क्या उपयुक्त है और क्या उपयुक्त नहीं है, ये इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य रहता है। देखिए, आदर्श स्थापित करना, समाज को आदर्श की ओर लेकर जाना इन कहानियों का मूल उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद आती है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो पहले आदर्शवाद पर आधारित थी, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि सिर्फ आदर्श को लोगों तक पहुंचाना ही उसका मूल उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श यथार्थ से परे नहीं है। आदर्श हम तभी स्थापित कर पाएंगे जब हम यथार्थ में परिवर्तन लाएंगे। और यथार्थ, क्योंकि उस समय का यथार्थ बड़ा ही कड़वा यथार्थ था या बहुत ही कटु था, वो अनुभव बहुत ही कटु थे, तो उनको उन्होंने शामिल करके आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियों की रचना की। यहाँ पर सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो आता है प्रेमचंद का नाम। इन कहानियों की दृष्टि आदर्शवादी और धरातल यथार्थवादी होती है। यानी आदर्श भी स्थापित करना, लेकिन कैसे, जो धरातल पर यथार्थ है, सच्चाई है, उसके आधार पर। ये कहानियां शैली की दृष्टि से 3 प्रकार की मानी गई हैं। उसके बाद आता है घटना प्रधान कहानियां। घटना प्रधान कहानियों में सामाजिक या ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल किया जाता है। चरित्र प्रधान कहानियां किस पर आधारित होती है, चरित्र पर आधारित होती है। समस्यात्मक कहानियों की अगर बात करें तो किसी एक समस्या को लेकर लिखी गई कहानियां समस्या प्रधान कहानियां कहलाती है। ये धार्मिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक हो सकती है। सामाजिक समस्याओं को लेकर भी कहानियां लिखी जा सकती है। तो ये क्या है, कहानियां कितने प्रकार की होती हैं, किस किस प्रकार से कहानियों की रचना की जा सकती है। अब अगर देखें तो हिंदी कहानी के विकास की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला जो समय आता है प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय काल 1900 से लेकर 1915 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। ये वो समय था जब बंगाली और मराठी कहानियों से प्रभावित होकर हिंदी में कहानियाँ प्रारंभ हो गई थी, यानी हिंदी में कहानी लिखा जाने शुरू हो गई थी। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता, जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, ये कहानियाँ इस काल की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। दूसरा जो समय आता है 1915 से 1935, वो किसका है, प्रेमचंद का समय है। तो इसे प्रेमचंद युग से जाना जाता है।
प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को जनजीवन की समस्याओं से जोड़ा, जैसे यथार्थ के धरातल पर लेकर आई ये कहानियों को और उसे सामाजिक यथार्थवाद की ओर ले गई। उनके जो पंच परमेश्वर कहानी है उसमें मानवीय न्याय और हृदय परिवर्तन जैसे विषयों पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रेमचंद के बाद के समय काल को क्या कहा जाता है? प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से इसे जाना जाता है। इसका समय काल क्या है? 1935 से लेकर 1950 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। इस समय काल में किसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा कहानियों में? यूरोप में विकसित होने वाला जो मनोविश्लेषणवाद है, जिसके जन्मदाता कौन है? फ्रायड है। तो फ्रायड के मनोविश्लेषण और अचेतन संबंधी अध्ययन का बढ़ता प्रभाव सोवियत क्रांति की गूंज सीमाएं लांघकर भारत की हवा में भी घुलने लगी थी। यानी एक तो क्रांति, जो जैसे सोवियत रूस में क्रांति हुई थी, क्रांति और मनोविश्लेषणवाद, इन दोनों का प्रभाव हिंदी कहानियों पर भी देखा गया। इनके कहानीकारों की लेखनी चहुमुखी पक्षों, यथार्थ दर्शन, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र की ओर चली। इसमें अज्ञेय और ईला चंद्र जोशी का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। जैनेन्द्र की कहानियां मनोविज्ञान के साथ साथ दार्शनिक चिंतन से युक्त हैं। वहीं पर देखें तो अज्ञेय और ईलाचंद्र जोशी की जो कहानियां हैं उनमें मनोविश्लेषणात्मकता अधिक पाई जाती है। उसके बाद का जो समयकाल है वो क्या कहलाता है? स्वातंत्र्योत्तर युग कहलाता है या काल कहलाता है। समय 1950 से लेकर जो अब तक का समय है वो इसमें शामिल किया जाता है। इस काल में कहानी में नए मोड़ आए और अनेक आंदोलन चले, जिसमें सबसे पहले नई कहानी आंदोलन है। 1950 के दशक में ये सामने आया। इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मानवीय विषयों को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद आया अकहानी और सचेतन कहानी। कहानी विधा के अन्य महत्वपूर्ण रूप जो बाद में विकसित हुए वो इनके अंतर्गत आते हैं। समकालीन कहानी, वर्तमान में जो हिंदी कहानी है वो समकालीन विषयों और प्रयोगों के साथ विकास के नए आयाम तय कर रही है। यानी जो समकाल के जो विषय हैं, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, उनको आधार बनाकर, यानी तत्कालीन समय में जिस समय में लेखक लेखनी कर रहा है, लेखन कार्य कर रहा है, उसी समय काल के घटनाओं से या परिस्थितियों से प्रभावित होकर जो कहानी की रचना की जाती है वो समकालीन कहानी के अंतर्गत आती है। तो आज का हमारा प्रश्न यही तक। आज हमने जो प्रश्न किया उसका शीर्षक हमने यहाँ पर क्या किया था कि हिंदी कहानी का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसका स्वरूप क्या है। तो हिंदी कहानी का अर्थ हमने देखा, परिभाषा देखा, तत्वों के आधार पर जो उसका विकास है वो देखा, क्रमानुसार जो विकास हुआ कहानी का वो हमने देखा कि कैसे कैसे जो कहानी का प्रारंभिक काल है, उसके बाद प्रेमचंद युग आता है, प्रेमचंदोत्तर युग आता है और स्वतंत्रता काल आता है। इसके साथ साथ स्वातंत्र्योत्तर युग के साथ साथ हमने ये भी जाना कि हिंदी कहानी का जो लेखन है वो किस किस आधार पर किया जाता है, कौन कौन सी कहानियों का विकास हिंदी साहित्य में किया जा रहा है कहानी के अंतर्गत। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।